सर 2017 में आप ही की सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण दिया था, जो देश का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। लेकिन पिछले मंगलवार को शरद पवार जी ने एक कह दिया, मराठी में ते मराठीत असं म्हणाले की मोदी जी देशाचे नवे पुतीन आहे, आप नए पुतीन बन रहे हैं। आप इस कमेंट को कैसे देखते हैं? मैं उनका आदर करता हूं, आज भी करता हूं। हाँ। और मैं मानता हूं सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक जिन जिन लोगों ने काम किया है वो हमारे साथ रहे न रहे, हमारे विरोध बने, वो अलग बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर वो पुतिन को देखते हैं उसकी सरकार से अवार्ड लेकर के वो गर्व कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है भाई। लेकिन वो गर्व कर रहे हैं। जहां तक मेरी पार्टी की सोच और व्यक्तिगत रूप से मेरी सोच, अब देखिए हमने भारत रत्न दिया तो किसको दिया? प्रणब मुखर्जी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर। और इस देश में किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि मोदी जी अब इनको क्यों भारत रत्न दे रहे हैं। सबको लगता हाँ यार ये ड्यू था, डिजर्व था। किस दल के थे? हमारे खिलाफ ढेर सारी बातें उन्होंने बताई हुई ऐसे लोग हैं, लेकिन निर्णय उसके आधार पर नहीं होता है। आप पद्म पुरस्कार देखिए, मुलायम सिंह जी, असम के तरुण गोगोई जी, पीए सांगमा जी, जमीर जी, एसएम कृष्णा जी, आप देखिए जी, सारे लोग हैं दूसरी पार्टियों के हैं। हमने उनको पद्म दिया। हम पद्म देते हैं उनको अपने अपने क्षेत्र में जो उनका योगदान है, देश के लिए जो भी उन्होंने किया है, ये देश का दायित्व है। अवार्ड देश का है, दल का नहीं है जी। ये मोदी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उस पर कॉपीराइट नहीं है जी। तो मैंने पूरा पद्म पुरस्कार, तो मैं मानता हूँ कभी अगर आप स्टोरी चलाएं, मीडिया के लोग इंटरेस्ट करें, भारत में पद्म पुरस्कार को कैसे परिवर्तित किया गया, कैसे पद्म पुरस्कार एक प्रकार के सच्चे अर्थ में सम्मान बना दिया, इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। अगर तारीफ होनी चाहिए तो इस बात की होनी चाहिए कि भाई आप बहुत बड़े सोच वाले लोग हैं कि आप ऐसे ऐसे निर्णय करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपने उनको क्यों दिया। नहीं, देने के बाद भी उन्होंने ऐसा है स्टेटमेंट, ये शर्ती थोड़ा होता है कि मैं पद्म देता हूं मेरे लिए चुप रहना। ये कोई एग्रीमेंट थोड़ा होता है, ये गिव एंड टेक फॉर्मूला नहीं है जी। मोदी जी थोड़ी सी बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहाँ से आ रही हैं। क्या इस बार आप लोग 2014 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 71 सीट लाई थी बीजेपी, 73 एनडीए। इस बार अगर देखें तो अखिलेश और राहुल साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और दमखम के साथ जो है पूरे परिवार को उन्होंने वहाँ से उतारा है। खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं अखिलेश जी, डिम्पल मैनपुरी से लड़ रही हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, तमाम जगह से उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कहते हैं कि गांधी लोग भी शायद वापस अमेठी और रायबरेली से लड़े। तो इस उसमें आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल जी, आप जितने गर्व से सब उतरे हैं, सब उतरे से 4 बार बोल रहे हैं। नहीं गर्व से ये मजबूरी है कि क्या है? परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। ये उनका मूल कैरेक्टर है, इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है। और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी। लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं, उनका कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। एक सवाल और, आप इसका पार्ट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है
ईडी सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसी इसका इस्तेमाल कर रही है। आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है। जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%। 97% अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के इन संस्था का जन्म क्यों हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हो तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न ले जी। सचमुच में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था, आपको आरोप लगता था ना तो भी हल जाते थे। आज गुनाह सिद्ध हो चुका, सजा हो चुकी, फिर भी आप हाथ ऊंचा कर करके फोटो निकलवा रहे हो। आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हो। इस देश में ये आलोचना का विषय होना चाहिए। भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। ये सवाल बीजेपी और अदर्स का वाला नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको न्यू नॉर्मल बना दें। और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, हाँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है। यही तो देश, गरीब आदमी मर रहा है जी। हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं हो रहा है जी। और मैं तो मानता हूँ कि भाई देखिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, एक सिस्टम को पॉलिसी ड्रिवन बनाओ, टेक्नोलॉजी को भरपूर लाओ। आज हमने, पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचता है जी। आज मैं कहता हूँ 1 रुपया जाता है पूरे 100 पैसे पहुंचते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्यों? सिस्टम को सुधारो भाई। हमने जेम पोर्टल बनाया, करप्शन को कम करने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम है जी। दूसरा, समाज को भी जगाओ, समाज को भी आदत डालो कि भ्रष्टाचार बुरा है, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। और देश में वो वातावरण बन रहा है, पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है। और मैं मानता हूं उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इसलिए उनका समर्थन कर देना, ये शोभा नहीं देता है भाई। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, सीएए को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है सीएए को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है जी। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना जी। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, और हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी। और उनकी हिम्मत है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे। हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। मोदी जी, बंगाल की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल में जो है इस बार चुनाव काफ़ी ज़ोरों में लड़ाई हो रही है। पिछली बार जब आप 2019 में 18 सीट लाए थे 42 में, तो
लोग चकित रह गए थे, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे। इस बार आपके एक नेता ने कहा है कि 36 सीट आ सकती है। राजनाथ जी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि 36 सीट आ सकती है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त माहौल को? देखिए, जहां तक लोगों का चकित वाला जो आप कह रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम यह है कि मुझे 10 साल हो गए, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि देश की जनता ने मोदी नाम के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। तो ऐसी एक जमात है जो देश के मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी। अब हकीकत है भाई कि देश की जनता हमको समर्थन दे रही है। आपने हिसाब लगाया था नहीं होगा नहीं होगा, वो तो आपकी गलती थी जी। हमारे तो लोगों के साथ संपर्क है, और मैं मालदा में था, मैंने जी मैं हैरान था कितना बड़ा जबरदस्त वहां माहौल था जी। अब जनता जनार्दन का विश्वास बन रहा है कि देश में एक स्थिर मजबूत सरकार है। बंगाल में भी उसका परिणाम अच्छे मिले, और टीएमसी के शासन में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे, संदेश खाली की जो घटना है, पूरे देश को हिला दिया है जी। और उसका गुस्सा निकलना ही निकलना है मतदान में। आखिर जनता के पास तो मताधिकार है, उसी से अपना गुस्सा निकालेंगे जी। तो गुस्सा निकलना है, बहुत स्वाभाविक है। आपने देखा होगा नोटों के ढेर, क्या कभी आपके टीवी वालों ने इतने सारे नोटों के ढेर कभी पकड़े गए देखा था? पिछले कुछ सालों में आप लगातार 50 करोड़ के ढेर, 300 करोड़ के ढेर, 250 करोड़ के ढेर, 200 करोड़ के ढेर, देश चौंक गया है जी। आप कितना इसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थिर हो चुका है कि ये लूटने वाले लोग हैं। तो इस बार जीत और बड़ी होगी। बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रहे हैं। उड़ीसा को कैसे देखते हैं? उड़ीसा में आपने जो है बीजेडी का साथ छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर समर्थन केंद्र में हमारा समर्थन किया था, मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल, उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही है भाई। उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है, और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर सके। इतने संसाधन है जी। आज उड़ीसा देश का रिचेस्ट स्टेट बन सकता था जी, रिचेस्ट स्टेट, लेकिन क्या हालत बना के रखी है। तो अब उड़ीसा के सामान्य मानवी के अंदर एस्पिरेशंस है जी, और मुझे लगता है कि हमें सेवा का मौका मिलना चाहिए। हम उड़ीसा को कहां से कहां पहुंचा कर देंगे। उड़ीसा से बात बिहार की भी करते हैं। बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? पहले एक तो हम चुनाव असेंबली का 60 लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए। तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी, जहां तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था, जी, जो जन समर्थन मैं देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड। इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं, जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूँ जी कि बिहार में पहले हम एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। 40 में 40, एक भी नहीं हारेंगे। बहुत बड़ा बयान है। मोदी जी, एक आध पर्सनल सवाल आपसे करना चाहूँगा। आपने बहुत इलेक्शन देखे हैं, आप गुजरात में लंबे समय रहे हैं, ये आपका तीसरा चुनाव है सेंटर में। मैंने देखा है कि समय समय पर चुनाव से आप पर पर्सनल अटैक अक्सर होते जाते हैं। कहीं पे कभी बोला जाता है मोदी को गोली मार दो, कभी बोला जाता है सर फोड़ दो। अभी हाल फिलहाल में राहुल गांधी ने भी आप पर आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो कि पर्सनल अटैक के तौर पर उनको भी देखा जा सकता है। ये ऐसा मोदी के साथ क्यों होता है? मोदी के साथ क्यों हो रहा है इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये सवाल मोदी को क्यों पूछना चाहिए? ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आखिर मोदी का गुनाह क्या है? वो पीएम बना वही गुनाह है ना। मतलब आप जो भी गाली देते हैं प्रधानमंत्री को दे रहे हैं।
अब प्रधानमंत्री को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे या कभी मेरी माँ को गाली देना, कभी ये, और मैं हैरान हूँ जी, भारत के राष्ट्रपति पर भी किस प्रकार का कटाक्ष किया गया था, शर्म आए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था।